चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे चैप्टर 6, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए वाद। तो इसमें देखेंगे सेक्शन 55 टू 61। ठीक है। अब देखो सेक्शन 55 क्या बोलता है, सूट्स फॉर, ये पहले इंट्रोडक्शन जैसा देखते हैं कि सेक्शन 55 में क्या है। सूट्स फॉर प्राइस, कीमत के लिए वाद। 56 में है डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी। उसके बाद 57 में है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अपरिधान के लिए नुकसानी। और 58 में है स्पेसिफिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट पालन। और 59 में है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी के भंग का उपचार। और 60 में है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सम्यक तारीख के पूर्व संविदा का निराकरण। और 61 में है इंटरेस्ट बाई वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, नुकसानी के तौर पर ब्याज और विशेष नुकसानी। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये है कि अगर संविदा भंग होता है तो क्या उपचार है पार्टीज को ऐसे कर। तो देखो सेक्शन 55 जो है वो ये बोलता है सूट्स फॉर प्राइस। सब सेक्शन 1 है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड to the buyer, wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods। कीमत के लिए जो वाद है यहाँ पे, पहला, जहां की विक्रय की संविदा के अधीन माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो गई है। तो यहाँ पे देखना कि जो माल है वो दे दिया गया है क्रेता को, बायर को, और क्रेता संविदा के निबंधनों के अनुसार उस माल का संदाय करने की उपेक्षा करता है, पहली चीज। दूसरा है, या फिर संदाय करने से इनकार करता है, सदोष इनकार करता है, दूसरी चीज। वहां विक्रेता को यह अधिकार होगा कि माल की कीमत के लिए उसके विरुद्ध वाद ला सकता है। तो यहाँ पे जो सेलर है उसने सामान जो है वो बायर को दे दिया है, बायर यहाँ पे पेमेंट नहीं करता है या फिर रिफ्यूज करता है पेमेंट के लिए, तब क्या है कि सेलर के पास ये राइट होता है कि वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सबसेक्शन 2, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस ऑफ पेएबल ऑन अ डे सर्टेन irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract। तो जहां की विक्रय की संविदा के अधीन कीमत इस बात को दृष्टि में लाए बिना कि परिधान हुआ है या नहीं, किसी निश्चित दिन को करना था, मतलब एक डेट फिक्स था। अब वो माल का डिलीवरी होगा नहीं होगा वो मतलब डिपेंड नहीं करता है, कि यहाँ पे एक फिक्स डेट था जिस पे पेमेंट करना था। उस डेट पे क्या करता है कि क्रेता उसी कीमत का संदाय करने की उपेक्षा करता है, तो नेग्लिजियंस है यहाँ पे इसका। और क्या करता है कि या फिर इनकार कर देता है। ठीक है। वहां विक्रेता कीमत के लिए उसके विरुद्ध वाद ला सकेगा। ठीक है। यद्यपि माल में की संपत्ति संक्रांत न हुई हो, तो माल न भी दिया गया हो और वह माल संविदा मध्य विनियोजित न किया गया हो। तो यहाँ पे अगर डेट फिक्स है पेमेंट का और वो उस डेट पे पेमेंट नहीं होता है, तो जो सेलर है उसको राइट मिल जाता है कि वो बायर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, भले वहां पे गुड्स जो है वो डिलीवर न किए गए हों। लेकिन कंडीशन ये है कि माल कब दिया जाएगा ये नहीं फिक्स था, लेकिन पेमेंट जो है वो देने का डेट फिक्स था, उस कंडीशन के बारे में बात करता है ये सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 55। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन है कि 56 डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, वेयर द बायर wrongfully neglects or refuses to accept and pay
for the goods, the seller may sue him for damages for non acceptance. तो अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी, तो यहाँ पे जब माल नहीं लेता है क्रेता, उसके बारे में बात करेंगे कि जहां की क्रेता जो बायर है माल का प्रतिग्रहण और उसके लिए संदाय करने की उपेक्षा करता है या इनकार करता है, वहां पे विक्रेता अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का वाद ला सकता है। तो यहाँ अंडर सेक्शन 56 ये जो है केस फाइल कर सकेगा जो सेलर है। अब नेक्स्ट देखो 57 जो ये बोलता है कि अपरिधान के लिए नुकसानी है ना, जब नहीं किया जाता है परिधान तब नुकसानी के लिए, कि जहां की विक्रेता माल का परिधान क्रेता को करने में उपेक्षा करता है, तो सेलर का नेग्लिजियंस है यहाँ पे, या फिर करने से सदोष इनकार करता है, जानबूझकर इनकार करता है ना, वहां क्रेता अपरिधान के लिए नुकसानी का वाद विक्रेता के विरुद्ध ला सकेगा। तो यहाँ पे जो बायर है वो केस फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट। कब, जबकि जो सेलर है वो उसको डिलीवरी नहीं देता है या डिलीवरी देने से जानबूझ के इनकार अगर वो करता है, तो ये जो राइट दिया हुआ है तुम्हारा बायर का वो 57 में दिया हुआ है। तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non delivery। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो सेक्शन है 58 बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इन एनी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर स्पेसिफिक और ascertained goods, the court may, if it thinks fit, on the application of the plaintiff, by its decree, direct that the contract shall be performed specifically without giving the defendant the option of retaining the goods on payment of damages. The decree may be unconditional or upon such terms and conditions as to damages, payment of the price or otherwise as the court may deem just, and the application of the plaintiff may be made at any time before the decree। तो यहाँ 58 में देखो विनिर्दिष्ट पालन की बात करता है। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है 1877, इसके अध्याय 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, मतलब वो जो उपबंध है अध्याय 2 का उसके अंडर है कि यहाँ पे विनिर्दिष्ट माल या स्पेसिफिक गुड जो है या फिर जो अभिनिश्चित माल के परिधान को संविदा के भंग के किसी वाद में न्यायालय यदि यह ठीक समझता है कि वादी के आवेदन पर अपनी डिक्री द्वारा प्रतिवादी को यह विकल्प दिए बिना इसको यह ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वह नुकसानी देकर माल को प्रतिधारित करे, मतलब वो नुकसान जो हुआ है उसको पूरा कर दे और क्या कर ले, माल को वापस ले ले, तो ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा उसको। ठीक है, यह निर्देश दे सकेगा, कोर्ट यह निर्देश दे सकेगा कि संविदा का पालन विनिर्दिष्टतः किया जाए, मतलब जैसा संविदा में था उस संविदा का पालन किया जाए। और ये जो डिक्री है वो अनकंडीशनल हो सकेगी, अशर्त हो सकेगी, अथवा नुकसानी या कीमत के संदाय विषयक या अन्यथा ऐसे निबंधनों और शर्तों सहित हो सकेगी जिन्हें न्यायालय न्याय संगत समझता है, मतलब जस्टिफिकेबल होगा, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा सकता है। और वादी द्वारा आवेदन जो है डिक्री से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है 58 में। अब देखो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो 59 है। यहाँ पे बोलता है कि वारंटी। सर ये नहीं समझ आया 58। देखो 58 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बोलता है कि देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी माल को अभिनिश्चित कर देते हो कि ये माल हमको चाहिए, है ना, और या फिर वो स्पेसिफिक गुड्स होता है, तो स्पेसिफिक गुड्स है तो यहाँ पे क्या है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लागू होगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो कोर्ट है ना, वो जैसा ठीक समझे तो क्या करेगा कि जैसे ही उसको एप्लीकेशन आता है इसके लिए, तो वो क्या कर सकता है कि जो प्रतिवादी है, मतलब यहाँ पे प्रतिवादी कौन होगा, बायर। ठीक है, तो बायर ये बोलता है, बायर को ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप एक काम करो कि जो सेलर है उसको जो भी नुकसान हुआ है आपके डिलीवरी नहीं देने के कारण उसके पैसे को आप दे दो
और अपना सामान अपने पास रखो, मतलब सामान मत दो, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा किसको, बायर को। ये चीज बोलता है कि वहां पे जो मतलब जो संविदा हुई है कि ये माल दिया जाएगा और पेमेंट लिया जाएगा तो उसका पालन करवाएगा कोर्ट, ऐसा बोलना है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब देखो 59 जो है, सेक्शन 59 बोलता है रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, है ना। तो यहाँ पे देखो, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर or where the buyer elects or is compelled to treat any breach of the condition on the part of the seller as a breach of warranty. The buyer is not by reason only of such breach of warranty entitled to reject the goods, but he may. अब इसके पास जो ऑप्शन वो कैसे आएगा वो चीज को देखते हैं कि सब सेक्शन 1 जो दिया हुआ है कि जहां की वारंटी का भंग जो है विक्रेता द्वारा किया गया है, ठीक है, बेचने वाला वारंटी भंग करता है, या दूसरा कंडीशन ये बताया है कि ये जो चीज पहले देखे थे ना अपन की सेलर, जो सेलर है ना, सेलर द्वारा किया जाता है और बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ऐसा मान ले या फिर उसको विवश किया जाता है कि यहाँ पे जो सेलर है, ठीक है, उसका जो ब्रीच ऑफ कंडीशंस है उसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाए, है ना। तो यहाँ पे जब क्रेता वारंटी के ऐसे भंग के कारण ही, ठीक है, तो वो उसने ऑप्शन चूज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि उस माल को प्रतिक्षेपित मतलब क्या है, वापस नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, जो बायर है वो। लेकिन वो क्या प्राप्त कर सकता है जब ये ऑप्शन उससे ले लिया गया है, तो उसके बाद क्या उसके पास ऑप्शन होगा, उस चीज को बताया है नेक्स्ट वाले। तो पहली चीज क्या बोलता है ये कि वारंटी के भंग कीमत कीमत कम हो जाती है या निर्वापित करने में विक्रेता के विरुद्ध रख सकेगा, कि अगर कुछ कम या चीजों को कम कर दिया जाए, है ना। अगर यहाँ पे क्या है कि वारंटी जो ब्रीच की किसने किया है, बायर ने किया है, तो ये ऑप्शन होगा इसके पास कि वो बोल सकते हैं कि आप एक काम करो कि कीमत को कुछ कम कर दो, है ना, ऐसा ये ऑप्शन रख सकता है। दूसरा ये कर सकता है वो कि वारंटी के भंग के लिए विक्रेता के विरुद्ध नुकसानी का वाद ला सकता है। अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है तो वो क्या कर सकता है, सेलर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है डैमेजेस के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ये रिजेक्ट नहीं करेगा माल को, जो बायर है वो क्या करेगा, ये जो ए और बी में जो कंडीशंस बताई हुई है वो यूज कर सकता है वो। अब सबसेक्शन 2 जो है वो देखो, द फैक्ट दैट अ बायर हैज सेट अप अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन diminution or extinction for the price does not prevent him from suing breach of warranty if he has suffered further damage। तो यह तथ्य कि क्रेता ने वारंटी के भंग की कीमत कम या निर्वापित करने में रखा है, ठीक है, मतलब उसको चालू रखने में रखा है या फिर क्या करता है कि उसको विखंडित कर देता है, तो वारंटी के उसी भंग के लिए वाद लाने से उसे निवारित नहीं करता है। मतलब ये जो चीज है वो ला सकता है वो सामने वाला, यदि उसे अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा है, मतलब उसको अगर कुछ और अलग से नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है कि सेक्शन 60 रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के पहले अगर विखंडित हो जाता है, ये चीज उसके बारे में बताया है कि वेदर ईदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल repudiates the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting or wait for the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for breach। तो ये क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जब पहले विखंडित कर दिया जाता है ना, समय से पहले अगर उसको विकल्प में रेपुडिएट कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब पहले खत्म कर दिया जाए समय से पहले, तब क्या होगा इसका। तो जहां की विक्रय की संविदा के पक्षकारों में से कोई सा भी पक्षकार परिधान की तारीख से, मतलब जिस तारीख को डिलीवरी देना था उससे पहले उस संविदा का निराकरण कर देता है ना।
वहां पे दूसरा पक्षकार जो है वो क्या क्या कर सकेगा, उस चीज को देखो यहाँ पे। तो वो ये मान सकेगा कि संविदा अस्तित्व में बनी हुई है, वो मान के चल सकता है कि संविदा जो है वो अभी चालू है। और दूसरी चीज क्या कर सकता है कि परिधान की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकेगा, कि जिस डेट को डिलीवरी करना था या फिक्स था वो डेट, उस डेट तक वो इंतजार कर सकता है। या वो चाहे तो बोल सकता है कि संविदा विखंडित हो गई है, वो ये मान सकता है। और क्या कर सकता है कि उसके ब्रीच के लिए वाद ला सकता है। तो ये इतने ऑप्शन है उसके पास। क्या क्या कि पहली चीज तो ये मान के चल सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी एग्जिस्टेंस में है। दूसरी चीज क्या है कि डिलीवरी का जो डेट है उसका है ना, डेट ऑफ डिलीवरी जो है उस समय तक वो इंतजार कर सकता है। और या वो ये मान सकता है कि संविदा खत्म हो, मतलब विखंडित हो गई है। या फिर वो क्या कर सकता है कि उसको जो लॉस हुआ है उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इतने ऑप्शन है उसके पास। कब, और इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो ड्यू डेट है ना, उसके पहले होना चाहिए। ठीक है, विखंडन जो है ड्यू डेट से पहले होना चाहिए। अब देखो सेक्शन लास्ट वाला जो सेक्शन है 61। ठीक है, 61 जो है वो ये बोलता है कि नुकसानी के तौर पर ब्याज और विशेष नुकसानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उस दशा में जिसमें ब्याज या विशेष नुकसानी विधि द्वारा वसूलनी हो, ब्याज और विशेष नुकसानी को, अथवा जहां की धन के संदाय को प्रतिफल था या जो निष्फल हो गया। ठीक है, जो प्रतिफल था, कंसिडरेशन था, वो निष्फल हो गया है, तो दिए हुए धन को वसूल करने के विक्रेता या क्रेता के अधिकार पर इस अधिनियम की कोई बात जो है वो प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई पेमेंट, आप जैसे कोई चीज दे दी है आपने एडवांस में, तो उसको वापस लेने का जो राइट है उस पर ये जो एक्ट है वो प्रभाव नहीं डालेगा, वो विधिवत वैसा ही बना रहेगा। दूसरा चीज ये जो सब सेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में न्यायालय कीमत की रकम पर ऐसे दर से, ठीक है, जिसे वह ठीक समझे, ब्याज देगा। तो मतलब जो कीमत है, जो प्राइस है उस गुड गुड्स का है ना, उसका उस पे क्या करेगा कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो इंटरेस्ट देगा, जैसा न्यायालय ठीक समझता है। लेकिन यहाँ पे ये मान के चलो कि प्रचलित बाजार मूल्य जो रहता है ना उसी पे ही देता है ना। तो यहाँ पे देखो जो एक कंडीशन ए दिया हुआ है, कंडीशन बी दिया हुआ है, उसको क्या देखते हैं थोड़ा सा। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस। ठीक है, पहला देखेंगे टू द सेलर, तो विक्रेता को कब देगा, इन अ सूट बाय हिम फॉर द अमाउंट ऑफ द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स, पहला कंडीशन। दूसरा चीज दिया हुआ है और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेबल। ठीक है, तो कब से कर सकता है वो गणना जो करेगा कि माल की निविदा की तारीख से, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, उस समय से, या फिर उस तारीख से जिस तारीख को कीमत संदेह थी, मतलब जिस तारीख को पेमेंट करना था उसको। ठीक है, तो वो डिसाइड कर सकता है। सेक्शन आगे देखते हैं कि टू दी बायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, क्रेता के लिए है, इन द सूट बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस। ठीक है, अगर उसने पैसा दे दिया है तो उसको वापस लेने के लिए। इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो संविदा भंग होता है जब उसने पैसा दे दिया, उस कंडीशन के बारे में बोलता है। ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वॉज मेड, तो जब वो पैसा दिया गया था उसको, उस तारीख से उसको ब्याज दिला सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेलर के लिए दिया हुआ है कब से, कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब से, या फिर जिस तारीख को उसको पेमेंट मिलना था उस तारीख से। और अगर जब क्या होता है, सेकेंड वाला कंडीशन जो बताया हुआ है सेलर के लिए, तो सेलर के लिए, सॉरी, बायर के लिए क्या बताता है कि बायर ने जब पेमेंट किया था, है ना, बायर ने जब पेमेंट किया था, मतलब जिस तारीख को उसने पेमेंट दे दिया था उस तारीख से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, तो ये था तुम्हारा सेक्शन 61। तो आज जो देखें वो क्या है कि सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 6, सेक्शन था 55,
से 61 तक का। क्लियर हुआ?